तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। सीतापुर में से मैं तुषार मिश्रा, प्रयागदर्शन न्यूज से। इस कड़कते जाड़े में, इस ठंड में सीतापुर में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी बड़े जोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ हैं सीतापुर के विकास पुरुष कहे जाने वाले संविधान के ज्ञाता, हमारे साथ हैं आशीष मिश्र जी, जो स्वयं भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष मिश्र जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ओबीसी आरक्षण का ये मामला है क्या? देखिए, जो बहुत साधारण सी भाषा में बताएं कि जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम में जो चुनाव होते हैं, इसमें 1992 में केंद्र सरकार जो है अपने संवैधानिक संशोधन के जरिए उसने पूरे देश में स्थानीय निकायों को सशक्त करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया। स्थानीय निकाय को मजबूती प्रदान करने के लिए कि राज्य सरकार में डिसेंट्रलाइजेशन हो, कि कुछ पावर स्थानीय निकाय पर जाएं, और उसी व्यवस्था में प्रावधानित किया गया कि जो लोकल बॉडीज में जो इलेक्टेड लोग होंगे, जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और वुमेन के लिए रिजर्वेशन प्रावधानित किया गया। यानी संविधान में संवैधानिक प्रावधान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए किया गया कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इनको रिप्रेजेंटेशन वार्ड लेवल पे, सीट लेवल पे, पोस्ट लेवल पे दिया जाए। यही चीज रूरल लोकल बॉडीज में की गई, जहां पर ग्राम पंचायत और जिला पंचायत की बात होती है। उसी समय इसी अमेंडमेंट में के तहत जो संविधान में अनुच्छेद ये 9A पार्ट जोड़ा गया और अनुच्छेद 243T में उसके 6 सब क्लाज में ये प्रावधान किया गया। वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है कि राज्य सरकार अपने यहाँ पिछड़ी जातियों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकती हैं। तो जब भी कोई संवैधानिक संशोधन होता है तो उसमें तो एक क्लॉज लिखा जाता है, उसका इंटरप्रिटेशन बाद में होता रहता है। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था SC/ST के लिए, स्टैट्यूटरी प्रोविजन था बैकवर्ड क्लास के लिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स उसके लिए लॉज बनाएंगी। उसके बाद इलेक्शन होते रहे 95 में, 2000 में, 2006 में, 2012 में, 2017 में, अब 2022 में ये मामला आया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें बैकवर्ड के लिए जिस तरह से जो नियम प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने किए, जो अब तक चल रहे थे, पेच ये फंसा कि 2010 के दौरान एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में गया कि बैकवर्ड को कैसे रिजर्वेशन दिया जाए, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डायरेक्शन दिया था कि एक डेडिकेटेड कमीशन हर राज्य में बने, जो स्थानीय निकायों में पिछड़ी जातियों के पिछड़ेपन का अध्ययन करे, उस अध्ययन के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाए, जो किसी भी स्तर पर 50% कुल रिजर्वेशन का 50% से ज्यादा ना होने पाए। यानी SC/ST और OBC का रिजर्वेशन मिला के मैक्सिमम 50% का कट ऑफ हो। और इस चीज का उत्तर प्रदेश में इस बार 2022 में पालन नहीं किया गया, ये कहते हुए कुछ याचिकाकर्ताओं ने, जब अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन आरक्षण का हुआ तो वो हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने 27 तारीख को उसमें एक डिटेल जजमेंट दिया है, जो सबके सामने है, जिसके कारण ये चुनाव अब खटाई में पड़ गया है। आशीष जी, आपसे जानना चाहता हूं कि कोर्ट के आदेश, ये जो आदेश आया है हाई कोर्ट का, इस आदेश में मुख्य बातें क्या है? देखिए, इस आदेश में मुख्य बातें ये है कि हमने आपको जैसे बताया कि रिजर्वेशन में क्या संवैधानिक प्रावधान था। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि जो व्यवस्था चल रही थी उसी व्यवस्था पे सरकार चलती रही। जो व्यवस्था 2006 में थी, जो 2012 में थी, जो 2017 में थी, 2022 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसी व्यवस्था के अनुरूप काम किया। जो पुरानी सरकारें करती थी वही वर्तमान सरकार ने किया। 2012 का जो जजमेंट था, जिसमें एक डेडिकेटेड बैकवर्ड कमीशन की स्थापना की लोकल बॉडीज के लिए बात थी, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, देश के तमाम राज्यों में इस तरह का डेडिकेटेड कमीशन गठित नहीं हुआ। और जहां पर ये मुद्दा उठा, सुप्रीम कोर्ट में गया। अब इसमें मुद्दा ये फंसा कि इसमें रायबरेली के जो याचिकाकर्ता हैं, उनके भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो लोकल बॉडीज के बारे में बहुत बड़े जानकार भी हैं, खुद चेयरमैन रहे हैं, स्थानीय निकाय संघ के भी चेयरमैन रहे हैं। चूंकि विपक्षी दल के नेता थे, उनको इस टेक्निकलिटी की मालूम था,
और रायबरेली की सीट रिजर्व हो गई। वो चुनाव लड़ने में उनके भाई वहां पर सक्षम नहीं थे। उन्होंने इस चीज को समझा, इस चीज पे उन्होंने अपनी आपत्ति दाखिल की, और जब उनको लगा कि इसका निस्तारण नहीं है और गवर्नमेंट पुराने ही सिद्धांत पर चल रही है, तो उनको इस कानून के बारे में भी जानकारी थी, उनको सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बारे में जानकारी थी। इसी बीच तमाम अन्य याचिकाकर्ताओं ने भी उनसे मुलाकात की और सबने मिलकर तमाम डिफरेंट पिटीशंस हाई कोर्ट में फाइल कर दी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो बाध्यकारी था। हाई कोर्ट में पहले दिन से इस बात की चर्चा होती रही कि हाई कोर्ट का काम ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराना। उत्तर प्रदेश में चूंकि वो टेक्निकली लागू नहीं हुआ था, तो ये पहले दिन से लग रहा था कि इसमें कोर्ट ऐसा आदेश करेगी, एक डेडिकेटेड कमीशन बनाने की बात कहेगी। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की बात को सही माना, सरकार की दलील को गलत माना। सरकार ने दलील दी कि 2017 में जिस तरह से निकायों में आरक्षण दिया गया, ट्रिपल टेस्ट के पैरेलल एक कमीशन तो नहीं बनाया, पर रैपिड सर्वे के आधार पर उसने उत्तर प्रदेश के हर निकायों में, हर वार्ड में बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या की गणना कराई और उसकी इन बातों को कोर्ट ने रिजेक्ट कर बोले आपने केवल हेड काउंट किए हैं पर आपने इंपीरिकल डाटा नहीं कलेक्ट किया है। ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो आप एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए। कोर्ट ने जो ऑर्डर किया उसने नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया, जो कि 5 दिसंबर 2012 की अधिसूचना थी आरक्षण की। इसके बाद यानी जो आरक्षण एससी में, एसटी में, ओबीसी में, विमेन में कैटेगराइज करके जो भी सीटों का आरक्षण था वो नल एंड वाइड हो गया। वार्डों में जो आरक्षण घोषित किया था वो भी नल एंड वाइड इस ऑर्डर के बाद हो गया। कोर्ट ने कहा आप इमीडिएट इलेक्शन कराइए, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है 243U में ये संवैधानिक प्रावधान है कि समय सीमा पूर्ण होने के पहले उसके 6 महीने के भीतर आपको चुनाव करा लेना चाहिए। अब सरकार के पास जो भी हाई कोर्ट का आदेश आया है उसकी 3 प्रमुख बातें हैं कि चुनाव तत्काल घोषित हो, जो सीटें आपने ओबीसी आरक्षित की थी उनको आप जनरल कैटेगरी में डिक्लेयर करिए, उसमें जनरल भी लड़ लेगा, बैकवर्ड क्लास भी लड़ लेगा, दूसरा क्लास भी उसमें चुनाव लड़ लेगा, लेकिन ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो डेडिकेटेड कमीशन। लेकिन उसने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, काफी टाइम लगेगा, चुनाव समय से होना संवैधानिक बाध्यता है, इसीलिए आप एससी, एसटी और वुमेन को रिजर्वेशन देते हुए बाकी सीटों को अनरिजर्व घोषित करते हुए वार्ड लेवल पर भी और चेयरमैन और महापौर के लेवल पर भी आप चुनाव को घोषित करें। यह है हाईकोर्ट का ऑर्डर। आशीष जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आशीष जी जो हैं वो सीतापुर ही नहीं, भारतवर्ष की जो सबसे प्राचीन साहित्यिक संस्था है हिंदी सभा के अध्यक्ष भी हैं। ये विगत वर्षों में भी अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान अध्यक्ष रहे हैं सीतापुर की हिंदी सभा के। तो अर्थात मेरा कहने का मतलब यह है कि सीतापुर के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसका भी नेतृत्व आशीष जी करते हैं। मैं एक आम नागरिक, सीतापुर का आम नागरिक या इस देश का आम नागरिक होने के नाते से मैं ये पूछना चाहता हूँ आशीष जी कि ये भाजपा का जो अतिशय प्रेम है ओबीसी के लिए, क्या ये संविधान से ऊपर उठ करके सामने आ रहा है? और क्या आपको लगता है कि सरकार से कोई गलती हुई है क्या इस बार? देखिए, हम स्पष्ट बताएं कि इसमें सरकार से कोई गलती नहीं हुई। सरकार के अधिकारी जो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि लोकल बॉडीज को देख रहे थे, चाहे वो उनके प्रमुख सचिव हो, विशेष सचिव हो या स्थानीय निदेशालय हो, इसके अधिकारियों से गलती हुई है। इसमें जरूर सरकार अपने स्तर पे जवाब तलब करेगी। इसमें सरकार के स्तर से गलती हम इस नजरिए से नहीं देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व की जो सरकार है और इसने वही किया जो कि इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। इसी तरह का रिजर्वेशन, इसी तरह की पॉलिसी मुलायम सिंह जी के जमाने में थी, इसी तरह की पॉलिसी अखिलेश यादव जी के जमाने में थी, इसी तरह की पॉलिसी बहन मायावती जी के जमाने में थी। तीनों तरह के समय रिजर्वेशन का ये फार्मूला था। डेडिकेटेड कमीशन की बात है तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, डेडिकेटेड कमीशन तब बन सकता था। 2017 में चुनाव हुआ, सारी दल चुनाव लड़े, तब किसी ने डेडिकेटेड कमीशन की स्थापना की बात नहीं उठाई। आज पेच फंसा तो जिन लोगों ने इसी तरह की राजनीति की, इसी तरह का रिजर्वेशन पॉलिसी पे जो काम किया, वही लोग आज प्रश्न उठा रहे हैं। जो रैपिड सर्वे है 2017 के रैपिड सर्वे को सरकार जो है सही तरीके से कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाई। कोर्ट यही कहता रहा कि आपने केवल हेड काउंट किए हैं पर आपके पास एम्पिरिकल डाटा नहीं है कि बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन निकायों में है कि नहीं। वहां पर
सरकार को ये पक्ष मजबूती से रखना चाहिए था कि हमारे यहाँ जब से ये 74th अमेंडमेंट हमारे यहाँ लागू हुआ है, जब से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, हमारे यहाँ निकायों में बैकवर्ड को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, हमारे यहाँ फला फला जाति के लोग फला फला चुन के आए हैं, निकायों में प्रतिनिधित्व है, क्योंकि 2000 में रिप्रेजेंटेशन बैकवर्ड्स को मिला, 2006 में मिला, 2012 में मिला, 2017 में मिला, 27% बैकवर्ड रिप्रेजेंटेशन था, वार्डों में रिप्रेजेंटेशन था। एक डिटेल डाटा के साथ सरकार को कोर्ट में जाना चाहिए था और उसको बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड की पोजीशन है, सामान्य सीटों से भी बैकवर्ड क्लास के लोग चेयरमैन और महापौर चुन के आते हैं, और जो एमएलए और एमपी हैं वो भी निकायों के वोटर हैं। यानी हमारे सीतापुर का उदाहरण देखिए, सीतापुर में जैसे राकेश राठौर गुरुजी विधायक हैं, वो सीतापुर निकाय के वोटर भी तो हुए, तो निकाय का रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ निकायों के साथ साथ एमएलए और एमपी के क्षेत्र में जा रहा है। ऐसे उन्हें पूरे प्रदेश के डाटा इकट्ठा करके उनको देना चाहिए था। हाईकोर्ट ने कहा आप इमीडिएट इलेक्शन कराएं, पहली चीज। हाईकोर्ट ने कहा कि जो आप प्रशासक बैठाने जा रहे हैं इनको कोई वित्तीय अधिकार नहीं होंगे, ये केवल रोज के काम करेंगे। यानी अब सरकार केवल आयोग गठित करके इस इलेक्शन में आयोग की रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं कर सकता, उसको इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो ये निर्णय हुआ है, उस निर्णय में जो एक पक्ष है कि तुरंत चुनाव कराएं, ओबीसी सीट्स को जनरल डिक्लेयर करके चुनाव कराएं, इस पे इसको स्टे लेना होगा। उसको टाइम सीक करना होगा कि हमने कमीशन गठित कर दिया, हमें समय दे दिया जाए। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये नहीं करेगी तो ये कोर्ट की अवमानना होगी और इसमें जो याचिका करते हैं वो पुनः हाई कोर्ट में अवमानना में जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को मुझे लगता है कि इसमें कोई एक बड़ा निर्णय सुप्रीम कोर्ट जाने का जल्द से जल्द लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। चूंकि आशीष जी विधि के जानकार हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे लगता है कि अब हमारे दर्शक जो प्रयाग दर्शन न्यूज को सुन रहे होंगे वो संतुष्ट होंगे आशीष जी के जवाब से, और काफी विस्तृत जानकारी दी हम लोगों को। मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ इस साक्षात्कार का, जो कि हम आशीष जी के साथ कर रहे हैं, जो कि स्वयं भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं और जनमानस के प्रिय रहे हैं, और इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनका व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि इन्होंने इनके लिए कहा जाता है कि ये मुफलिसों की आवाज है, ये गरीबों की आवाज है। आशीष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर अब सरकार जो है वो चुनाव कब कराएगी? देखिए, सरकार तो चुनाव के लिए तैयार थी, जिस हिसाब से उसकी तैयारियां थी, जो उसकी पार्टी की तैयारी थी, जो अपोजिशन पार्टीज की तैयारी थी, सरकार ने इस मामले को लिया बड़े हल्के में। बस इतनी चीज रही, उसको उम्मीद नहीं थी कि हाईकोर्ट में मामला इस तरह से फंस जाएगा। तो सरकार की सबकी तैयारियां थी। अब जो चुनाव की पोजीशन है, चुनाव तो देखिए बहुत कम लोग भरोसा करेंगे, पर मुझे लगता है कि चुनाव ये फरवरी में भी हो सकते हैं चुनाव, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना है, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है कि तुरंत चुनाव कराएं। इसके लिए इस आदेश के इस ऑपरेटिव पोर्शन के खिलाफ जो है अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट में सरकार को। तो सरकार ने जो ओबीसी कमीशन गठित करके हाई कोर्ट के इस आदेश का कंप्लायंस तो कर दिया कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो ओबीसी कमीशन बना के देना है, लेकिन तुरंत चुनाव बगैर ओबीसी रिजर्वेशन दिए कराने के पार्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट से राहत लेनी है। सुप्रीम कोर्ट खुद 4 स्टेट्स के जो मैटर अभी हाल में 2020 और 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, खुद सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा है कि अगर समय से चुनाव कराना जरूरी है और आप नहीं करा पा रहे हैं तो बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के आप चुनाव कराएं। अब सरकार को उसमें ये प्ली लेनी है कि हमने 2017 का जो हमने सर्वे किया था वो आपके ट्रिपल टी टेस्ट के अनुरूप ही है और वो आपका एक निर्देश है जिसके अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने पालन किया। तो सरकार पूरी कोशिश करेगी कि अगर हमें इमीडिएट चुनाव कराना है तो आप जो हम कह रहे हैं उस चीज को सुने, या तो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई रिलीफ दे, वरना सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों में यही एक आदेश किया था कि अगर आप कमीशन समय से नहीं गठित कर पा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट नहीं आ पा रही है, तो बगैर ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराएं। लेकिन वहीं पर यह बात भी है कि 52% आबादी है ओबीसी वोटर की। ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बगैर उसके रिजर्वेशन के चुनाव में जाना नहीं चाहेगी। तो अब ये सरकार के ऊपर है कि कितनी स्मार्टनेस से सुप्रीम कोर्ट में जाती है
और जो रिजर्वेशन उसने 27% ओबीसी को दिया है उस रिजर्वेशन को सही ठहराती है और ये जो पूरा का पूरा जो आदेश है इसको स्टे कराती है और इसको स्टे कराने के बाद सरकार से कहती है संवैधानिक बाध्यता के अनुरूप हम समय से चुनाव इसी आरक्षण पे कराने जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से लाती है तो चुनाव फरवरी में होंगे और लिहाजा या वो टाइम सीक करे, बताए यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है फरवरी में बोर्ड के एग्जाम है। सरकार अगर इस तरह की दलील देगी तो सुप्रीम कोर्ट से 2 या 3 महीने का समय भी मिल सकता है। इन 3 महीनों में सरकार अपने ओबीसी जो कमीशन गठित किया है इंपीरिकल डाटा इकट्ठा करके डेडिकेटेड कमीशन के माध्यम से ओबीसी रिजर्वेशन नए तरीके से देके मार्च और अप्रैल में भी चुनाव करा सकती है। तो पूरी संभावना है कि चुनाव फरवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद और अगर सुप्रीम कोर्ट टाइम दे देता है तो ये चुनाव 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में उत्तर प्रदेश में होंगे। अब दोस्तों इस साक्षात्कार के बाद आपको पता चल गया होगा कि अब जो बॉल है वो सरकार के पाले में है। अब सरकार जब चाहे जैसे चाहे अपनी सुविधा अनुसार और सारे संविधान की जितनी भी मान्यताएं हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपना नगर निकाय चुनाव करा सकती है जो कि सुचारू रूप से होने चाहिए और आरक्षण सभी का अधिकार है, जिनको मिलना चाहिए उनको उनका अधिकार है जो कि हमारे संविधान में दिया हुआ है उसके अनुरूप मिले। और मैं ऐसी कामना के साथ प्रयाग दर्शन न्यूज से तुषार मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे बड़े भाई अग्रज आशीष मिश्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, आपने नमस्कार। जनपद की ताज़ा खबरें पाने के लिए देखते रहिए पीडी न्यूज़। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।